नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनीजा और आज मार्केट टुडे समिट में मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर नीलेश शाह। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शाह, आपने अपना कीमती समय निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पे जुड़े। तो सबसे पहले मैं आपसे मार्केट आउटलुक के बारे में ही बात करना चाहूंगी। 2022 में हमने देखा है इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है, रेजिलियंस देखने को मिली है। 2023 की बात करें तो अब तक जो है परफॉर्मेंस रेंज बाउंड हम कह सकते हैं। तो अगर आपकी राय माने तो क्या आउटलुक आप देख रहे हैं जो 2023 के लिए? 2023 की मार्केट में बहुत सारी इवेंट है जो मार्केट की डायरेक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है। ग्लोबल इवेंट है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस फेड ब्याज के दरों में कहां तक जाएगा, कब तक जाएगा, एनर्जी प्राइसेस कैसे रहेगी, और कुछ लोकल इवेंट भी है। बजट कैसे आता है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कैसे आती है, मई 2024 का इलेक्शन रिजल्ट क्या एक्सपेक्टेशंस बनती है। तो मेरे हिसाब से ये कहना मुतासिब होगा कि 2023 में भी 2022 की तरह मार्केट में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। अगर ये इवेंट्स हमारी फेवर में हुई, एनर्जी के दाम कम रहे, रशिया यूक्रेन सिचुएशन सॉल्व हो गई, यूएस फेड ब्याज की दरें काटना चालू करे जैसी कि एक्सपेक्टेशंस बनी है, बजट ग्रोथ ओरिएंटेड हो, कॉर्पोरेट क्षेत्र अच्छी अर्निंग्स दिखाता रहे, तो मार्केट ऊपर रहेगा। अब ये सारी इवेंट हमारी फेवर में हो वैसा जरूरी नहीं है, तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे। सो आप जब इक्विटी में निवेश करिए तो 1 साल का व्यू मत लीजिए, 3 से 5 साल का व्यू लीजिए। इस साल में स्पेशली बिकॉज इतनी सारी इवेंट्स लाइंड अप है, थोड़ा ड्राई पाउडर रखिए, थोड़ा कैश हाथ पे रखिए। करेक्शन आएगा तो और खरीदना। ये बाई ऑन डिप्स मार्केट है, बट फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट फॉर अ ट्रेडर। एब्सोल्युटली बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। तो कौन सी ऐसी थीम्स है, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लग रहा है कि इस साल आउट परफॉर्म करने वाले हैं? जैसे गाड़ी के लिए अच्छी गाड़ी और अच्छा ड्राइवर होना जरूरी है, तब आप रेस जीत सकते हैं। वैसे ही अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस और अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी है। सेक्टर अच्छा हो बट अगर मैनेजमेंट खराब हो तो वो गाड़ी कभी चलेगी नहीं। अब सब्जेक्ट टू बाइंग इनटू गुड मैनेजमेंट, सेक्टरली अगर देखा जाए तो इस बार बजट में उम्मीद है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ऊपर अलोकेशन करेंगे। दूसरी G20 की समिट है और इलेक्शन भी सर पे है, तो सरकार जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उसको तेजी से कंप्लीट करने जाएंगे। एग्जीक्यूशन बढ़िया होगा, अलोकेशन बढ़िया होगा, नेट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा करेगा। इलेक्शन से पहले हमने देखा है कि लोगों के हाथ में पैसा आता है और ये जनरली लोअर तबके के लोगों में पैसा आता है तो वो खर्चा करते हैं, तो एफएमसीजी सेक्टर भी यहाँ से अच्छा करे वैसा लगता है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एफएमसीजी सेक्टर में आप आज के लेवल पे भी निवेश कर सकते हैं। 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे गिरती हुई छुरी पकड़ने जैसा काम है, आईटी और फार्मा। पिछले साल से दोनों सेक्टर गिर रहे हैं, आने वाले 3-6 महीनों में वो शायद और भी ज्यादा गिरेंगे। बट अगर आप धीरे धीरे करके इस क्षेत्र में अक्यूमुलेशन करते रहे तो मेरे हिसाब से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर दिस करेक्शन उसमें पैसा बनेगा। एब्सोल्युटली। और आपने बजट 2023 की बात करी, तो कौन सी वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको इस बजट से है और आपको लगता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में हम कुछ बदलाव देख सकते हैं इस बजट में? बजट में मेरी फाइनेंस मिनिस्टर से 2 उम्मीद है। एक, बाहुबली में जो अमरेंद्र बाहुबली थे, उन्होंने एक धनुष से 3 बाण चलाए और 3 ऑब्जेक्ट्स को अचीव किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर से भी यही उम्मीद है कि आप अमरेंद्र बाहुबली बनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा बढ़ाइए, निवेश करिए, फिस्कल डिसिप्लिन अपनाइए और नॉन टैक्स रिसोर्सेस से पैसा रेज करिए, टैक्स की रेट मत बढ़ाइए। कैपिटल गेन में भी जैसे मैंने मीटिंग में कहा, लूप होल्स प्लग करिए, रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कैपिटल गेन्स में आप एसटीटी से एक रेट चार्ज करती हैं और फिर नीचे के लेवल पे एलटीसीजी, एसटीसीजी पे भी टैक्स लगता है, तो ऑलरेडी एक निवेशक दुगना टैक्स बर्डन तो ग्रहण कर ही रहा है। उससे अच्छा आप टैक्स लूप होल प्लग करिए,
जीरो कूपन लिस्टेड डिबेंचर के जरिए लोग ब्याज की इनकम को कैपिटल गेन्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे आप रोकिए तो 2,500 करोड़ बन जाएगा। इंटर स्कीम स्विच होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज में। अगर म्यूचुअल फंड में करते तो टैक्स भरते, यूलिप में करते हैं नहीं भरते, बट दोनों सेम पर्पस सर्व करते हैं कस्टमर्स का। वहां पे टैक्स लगाना चालू करिए, 2,500-3,000 करोड़ वहां पे बन जाएंगे। तीसरा, आज एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डेफिनेशन अलग अलग ईयर्स में है। इक्विटी 1 साल है, रियल एस्टेट 2 साल है, डेट 3 साल है, सबको 3 साल कर दीजिए। जो आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करके निकल जा रहा है वो कुछ सालों के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल बनेगा, तो वहां से भी इनकम बन जाएगी। एसटीटी आप डिलीवरी पे भी सेम लेती है, एफएनओ पे भी सेम लेती है। एफएनओ को डिटर करिए बाय इंक्रीजिंग एसटीटी लिटिल बिट, तो वहां पे भी टैक्स कलेक्शन मिल जाएगा और लोगों की स्पेक्यूलेशन एक्टिविटी कम हो जाएगी। ये अगर हम टैक्स के लूप होल्स प्लग कर दे तो मेरे हिसाब से कैपिटल गेन में रेट चेंज किए बगैर अच्छी आमदनी हो सकती है। एब्सोल्युटली। और मिस्टर शाह, हमने आज के इस इवेंट में बहुत एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना है कि ये बजट जो है वो एक नॉन इवेंट भी हो सकता है मार्केट्स के लिए, तो आपकी क्या राय है इस पे, और कोई ऐसी स्थिति जिसमें ये बजट जो है वो नॉन इवेंट हो सकता है? सो इट डिपेंड्स अपॉन खेल कैसे होता है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर सूर्य कुमार यादव की तरह बैटिंग करे, उमरान मलिक की तरह बॉलिंग करे और रविंद्र जाडेजा की तरह फील्डिंग करे, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, आप नॉन टैक्स रेवेन्यू रेज कर रहे हैं और फिस्कल प्रूडेंस का पाथ अपना रहे हैं, तो मैं देखता हूं कैसे मार्केट उत्साहित नहीं होता, प्रोत्साहित नहीं होता और इस बजट को दोनों हाथों से वेलकम नहीं करता। और अभी आपने फिलहाल में डीआईआईस की भी बात की थी कि वो एक एज अ शॉक एब्जॉर्बर रहे हैं मार्केट्स के लिए, बट कौन सी ऐसे रीजंस है जो आप देखते हैं जिसकी वजह से फॉरेन फ्लोज जो है वो नहीं आ रहे हैं? सो फॉरेन फ्लोज जनरली एक बेंचमार्क इंडेक्स के ऊपर आते हैं। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है, फुटसी इंडेक्स है। वहां पे हमारा वैल्यूएशन बाकी देशों के सामने दुगने से ज्यादा है। 8-8 साल से ऐसे कई मार्केट है जहां पे लोगों ने पैसे ही नहीं बनाए। हमारे यहाँ पे 7-8-9% पैसा बना है। तो एक है जो वैल्यूएशन देख के निवेश करता है, वो देखता है कि भारत तो सोने के दाम पे अवेलेबल है और चाइना या साउथ अफ्रीका या ब्राजील पित्तल या तांबे के भाव पे अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन देख के निवेश करने वाला बंदा वहां पे चला जाता है। मेरे हिसाब से इस वक्त एफआईआईज के फ्लोज में दो तरीके के इम्पैक्ट हो रही है। एक शॉर्ट टर्म फ्लोज, टेक्टिकल फ्लोज चाइना जैसी सस्ती मार्केट में जा रहा है, बट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक फ्लोज आज भी भारत में आ रहा है। जो एक्टिव इन्वेस्टर है वो रिडीम कर रहा है बिकॉज उसे चाइना या ब्राजील या साउथ अफ्रीका में निवेश करना है, बट जो पैसिव इन्वेस्टर है वो आज भी इंडियन मार्केट में निवेश कर रहा है बिकॉज हमारा वेटेज एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स में 16% के आसपास है। तो ये दोनों क्रॉस फ्लोज चल रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा आखिरी सवाल बस आपसे एसेट एलोकेशन पर ही होगा। इसके बाद में बातचीत भी करी थी आपने कि सपोज कोई मिड 30s या अर्ली 30s में है और मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है, तो किस तरीके की एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी उसको अपनानी चाहिए? सो एक, अगर आपके पास समय है और आप मार्केट्स को ट्रैक कर सकते हो तो आप खुद एक अलोकेशन कर सकते हैं डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट में। डेट में मेरे हिसाब से आप अब मीडियम ड्यूरेशन 5 साल, 7 साल, 10 साल ले सकते हैं। इक्विटी में बाय ऑन डिप्स अप्रोच रखना, थोड़ा ड्राई पाउडर रखना। दिस इज टाइम टू बी इक्वल वेट टू इक्विटीज, नॉट ओवर वेट और नॉट अंडर वेट। गोल्ड एंड सिल्वर भी हमें अच्छे लगते हैं निवेश के रूप से। उसमें 16% के आसपास टैक्स बर्डन है। जो गोल्ड 100 रुपए में दुबई या सिंगापुर में मिलता है, वही चीज भारत में 116 में मिलती है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट होती है बजट में या बजट के बाहर, तो गोल्ड प्राइस में उतना करेक्शन आएगा। उसके बाद गोल्ड सिल्वर में निवेश देख सकते हैं। अगर आपको ये सब परेशानी नहीं करनी है, आपके पास समय नहीं है, तो म्यूचुअल फंड की तरफ से एक असेट एलोकेशन प्रोडक्ट होता है। उसमें फंड मैनेजर मार्केट के व्यू के अनुसार डेट, इक्विटी और गोल्ड में निवेश करता है। तो
अगर आपके पास समय नहीं है तो असेट एलोकेटर फंड में निवेश करिए, वो काइंड ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन है, हरफन मौला फंड है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर, आप आज हमारे साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय बिजनेस टुडे बाजार को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।